अच्छा जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुभान महमूद और हम लोग ने पीएमएस और सीएसएस की सीरीज स्टार्ट की हुई थी पंजाबी की। आज जो है इसका हम नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है इनके मॉडर्न शायर, जदीद शायर, जिनको आप पंजाबी में कहेंगे जी, शायरी। अच्छा, इसको करने का तरीका एक तो ये है कि मैं आपको क्योंकि हम रेफरेंस बुक जो है वो अगवाही को ले रहे हैं, तो अगवाई को मैं शुरू से पढ़ाना शुरू कर दूं और आपको एंड तक ये पूरा टॉपिक पढ़ाऊं। अब इस बुक के अंदर जिस तरह लिखा हुआ है ना, वो उसने सीएसएस के लिए भी लिखा हुआ है, उसने पीएमएस के लिए भी लिखा हुआ है, और उसने दूसरे एग्जाम्स के लिए भी ये बुक जो है ना वो बनाई है, एक तरह से कह लें। तो इसके अंदर काफी एक्स्ट्रा मटेरियल है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप क्या करें, तारुफ छोटा सा लिखें, ज्यादा बड़ा नहीं। ना उनकी कोई डेट्स याद करनी है आपने, हाँ एमसीक्यूज के लिए याद करें, वो एक अलग चीज है, लेकिन क्वेश्चन के लिए कोई डेट्स याद नहीं करनी। बस सिंपल उनका तारुफ के अंदर उनके लिखने का तरीका, और लिखने का तरीका कह लें सबका सेम ही होता है। बस सबका ये कहना होता है जी बड़ा उचीता तरीका है उनका, मतलब तारीफ करनी है उनकी 3-4 लाइनों में, और देन उसके बाद आपने अपने टॉपिक पे आ जाना है। अगर तनकीदी जायजा आपको कहा हुआ है, जैसे कि अभी ये स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा है कि नज़्मा किस अलमिया दा बयान है, इस तरह की आपको आएगा, तनकीदी तनकीदी जायजा ही मोस्टली आता है। तो उसके अंदर करना क्या होता है, टोटल आपने 8 हेडिंग्स लिखनी होती है, 8 या 7, तारुफ की हेडिंग निकाल कर, और हर हेडिंग के अंदर एक शेर होना लाजमी है। तो जो शेर आप उस हेडिंग के अंदर डालेंगे, उस शेर से रिलेटेड थोड़ी सी लाइन एक्सप्लेनेशन ऊपर दे दे, या थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन उस शेर के नीचे दे दे, और उस शेर के ऊपर जो है वो जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा वो दे दे। तो क्या हुआ, आपने हर शेर के साथ 4 लाइन तो कह ले उस शेर की एक्सप्लेनेशन ही कह जो थोड़ी सी मिलजुल की हुई, मतलब उसी बारे में लिख दिया थोड़ा सा, और बाकी 4 लाइनें वो खुद से लिखनी पड़ेंगी या वो आपको यहाँ से देखनी पड़ेंगी, अगर आप ये लेक्चर अच्छी तरह सुन लेते हैं। और वो जो शेर मैं आपको बताऊंगा इसमें से, क्योंकि हम सारा नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्शनल स्टडी करेंगे। सीएसएस और पीएमएस में सिर्फ वही लोग क्रॉस कर पाते हैं जो डायरेक्शनल स्टडी करते हैं, जो पूरी पूरी बुक पढ़ना शुरू करते हैं वो बिल्कुल फजूल काम करते हैं। ठीक है, मैंने 3-3.5 माह के अंदर सारे के सारे सब्जेक्ट पास किए, सिर्फ इसी बिना पर कि मैंने डायरेक्शनल स्टडी। ठीक है, तो इसको अब शुरू करते हैं हम। सबसे पहले इसका थोड़ा सा तारुफ पढ़ लेते हैं। जदीद पंजाबी नज़म भी सब तो पहला ना शरीफ पंजाही दाए, ये आप लाइन लिख दें। उसके बाद जी मैं हाईलाइट करता रहता हूँ जो आपने लिखना है। उसके बाद जी और ना अपनी पहली नज़म ये लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये भी सारा आप कर दें, और ये भी छोड़ दें, ये भी छोड़ दें। उसके बाद इनकी ये भी कैंसिल कर दें, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये उनकी पूरी लाइफ के बारे में लिखा हुआ है। ये देखिए ना, ये चीजें हैं जो कि अगर आप किसी और चैनल या मतलब मैंने और भी कई जगह लेक्चर बनाने से पहले मैं देखता हूँ मेरे कंपटीशन में कौन है। तो जब मैंने देखा तो मुझे सबसे एक अजीब बात ये लगी कि शायद लेक्चर की लेंथ बढ़ाने के लिए उन्होंने ये किया, ये जिस तरह भी किया है, ये सारी चीजें तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं, लेकिन ये सारी चीजें पढ़ाई जा रही है। सो ये सारा भी आप कैंसिल कर दें। पीएमएस में आना है तरंजन, दोनों में पीएमएस और सीएसएस में ये क्वेश्चन सेम। ठीक है, और सारा कुछ पैटर्न भी सेम होगा। अच्छा जी, इसको भी छोड़ दें, हाँ ये वाली बात आप लाजमी लिखें, तरंजन तो की मुराद है, ये सारा भी आप छोड़ दें। उसके बाद ही तरंजन से क्या मतलब, लफ्ज तरंजन तो मुराद वो सांझा वेड़ा था जिथे को जवान। अच्छा, ये मैं आपको वैसे उर्दू में पहले समझा देता हूँ। यूजली क्या होता था गांव में, औरतें और सारी जो मोहल्ले की औरतें होती थी, कई जगह ऐसे होता था कि मोहल्ले की औरतें इकट्ठी होकर करती थी, या खानदान की औरतें, क्योंकि आपको पता है गांव वगैरह में जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, ये तो सिंगल फैमिली सिस्टम इधर शहरों में आ गया। लेकिन गांव में बहुत बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज, 20-20, 25-25 लोग, जिसमें से 10-12-15 या औरतें होती हैं। तो उसमें क्या होता था, या तो दो तरीके से ले सकते हैं, एक खानदान की औरतें एक सहन में इकट्ठी होकर कोई काम शाम करती थी, आपको पता है जैसे कि मूवीज के अंदर भी होता है कि मिर्चें ज्यादा सारी पड़ी होती हैं सहन में, और औरतें कूट रही होती हैं वो मिर्चें। तो क्या होता था कि मोहल्ले की औरतें इकट्ठे मिलकर सारे काम करती थी, या खानदान की औरतें मिलकर सारे इकट्ठे काम करती थी। तो जिस जगह पे, जिस जिस सहन में, जिस बेड़े में वो ये कोई काम करती थी, उसको तरंजन बोलते हैं। सो क्या जी, लफ्ज तरंजन तो मुराद वो सांझा बेड़ा है था जिथे जवान कुड़ियां औरतां ते सवानियां कट्ठियां बह के चरगे कतदियां ने ते चरगे दी घूक दे नाल नाल मिठे मिठे गीत भी गांदियां। अच्छा, ये एक एक्स्ट्रा बात है जो मैं नहीं बता सका, वो ये है कि एक तो इकट्ठे काम करना,
कि चरखा बुनना जरूरी नहीं है कि तरंजन वही जगह हो जहाँ पर चरखा ही बुना जाए। सो कोई भी काम जो वो सारे इकट्ठे मिलके गाँव में वो करती थी, तो वो उसके अंदर था। लेकिन आप ये वाली बात लिखें तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा जी। और मीठे मीठे गीत भी गांदियां ने, मतलब आपस में बैठ के बातें शातें करती हैं, एंजॉय करती हैं, गीत गाती हैं। और भी इसके अंदर काफी चीजें आ रहती हैं। अभी आप तरंजन जब पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है। अच्छा जी। ये जी अहमद राही होਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਬੂਏ ਤਰੰਜਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜ਼ੂਆਤੀ ਰੰਗਾ ਰੰਗੀ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਕਲਚਰ ਲੋਕ ਅਸਨਾਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ मतलब ਸ਼ਕलें। ठीक है। ਸਵਾਨੀਆਂ मतलब औरतें ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੋਂ एहसासात ਦਾ खूबसूरत ਤੇ मन खिंचवा इजहार नजर आता है। मन खिंचवा जो आपके आपके दिल को खींच ले आप अपनी तरफ। ਉਹਨੂੰ मद्देनजर रख के आख्या जा सकता है कि इस किताब का नाम तरंजन तो वधिया हो ही नहीं सकता। ठीक है। सो ये है तो तरंजन, लेकिन इसके अंदर आपको तरंजन से डिफरेंट भी काफी चीजें मिलेंगी। ठीक है। अच्छा जी, ये उसके बाद आ जाएं, ये इसको छोड़ दें, इस ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमने देखने के हमने शेर कौन कौन से पढ़ने हैं, और उसके लिए हमने एक्सप्लेनेशन कर दी। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं अपनी बुक खोल लूँ, कंसल्ट हूँ। ठीक है, मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं सबसे आसान शेर इसमें से निकाल के। और मतलब अब जैसे ये भी देखे ना, ये पूरा बंद है आपके सामने। इसके अंदर से भी आप अगर कोई 3 लाइनें कर देना जो इस पूरे बंद को एक्सप्लेन करती हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा बेस्ट काम होगा। ठीक है। सो मैंने हर बंद के अंदर से भी बल्कि टोटल 8 शेर सेलेक्ट किए हैं, और बड़े बड़े बंद में से उनकी मेन 3 3 या 2 2 लाइनें सेलेक्ट की हैं जो कि एक पूरा शेर कंसीडर होंगे। ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो और आप जल्दी जो है वो उसको कर सकें। अच्छा जी, सबसे पहले पहली हेडिंग पे आ जाते हैं हम। वो है पंजाब की सकाफत ते अल्लड़ मुटियार। अल्लड़ मुटियार असल में कह लें कि वो औरतें जो नए नए जवान हुए होते हैं ना, उन उन नई नई जवानी जो है ना, उनके लोग जो होते हैं उनको अल्लड़ मुटियार कहते हैं, जो नौजवान नस्ल है। ठीक है। अच्छा जी, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। जो आपने पहली 4 लाइनें लिखी, जो शेर को एक्सप्लेन मैं खुद कर देता हूँ। अहमद राई हो रही नज़मा पंजाबी सकाफत दियां मुंह बोल दियां तस्वीरां। ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਘਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਲੜ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ जज्बात ਦੇ ਤਰਜਮਾਨੇ ਲਈ कई खूबसूरत नज़म तख्लीक की गई है। अब देखें जी, ये सारी जो एक्सप्लेनेशन है बिल्कुल जनरल है, ये आपकी ऊपर वाली 4 लाइनें होगी शेर से ऊपर वाली। ठीक है। जवानी चढ़दियां कुड़ियां दे जज्बात की तर्जमानी, ये नज़म का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये कहते हैं जवानी चढ़दियां कुड़ियां दे जज्बात की तर्जमानी तरंजन ਦੇ ਵਿੱਚ बड़े खूबसूरत अंदाज नाल नजर आंदियां ने। ठीक है, ये इस तरह करके लिखते हैं। उसके बाद जी, ये आप आ जाए आगे। ये शेर जो है वो मैंने सिलेक्ट किया इसके अंदर से, इसको हम पढ़ लेते हैं। चढ़ती जवानी नाल चढ़ गया बहानी, नवे नवे जोबना दी नवी नवी चाहनी। अच्छा, अगर इसके अंदर से आप ये 2 लाइनें भी कर लेना तो काफी है। ठीक है। तो मैंने ये भी ओमिट कर दी ताकि आपको सारी, तो हमारा अभी पहला शेर जो है वो हो गया। टोटल हमने 7 या 8 शेर करने। ठीक है। तो चढ़ती जवानी नाल चढ़ गया बहानी, चढ़ गया बहानी से मतलब वही है कि गरूर नहीं कहेंगे इसको, नखरा कहेंगे इसको। ठीक है। तो जैसे जैसे जवानी का रूप इंसान के ऊपर आता है, तो अगर आप मेरी भी फेसबुक की पिक्चर्स देखें 10 साल पहले और अब देखें, तो काफी फर्क नजर आए। तो जैसे जैसे जवानी अपना रूप दिखाती है, तो वैसे वैसे खूबसूरती भी आपके अंदर आना शुरू हो जाती है। सो चढ़ती वो यही पंजाब के तहजीब सकाफत में बता रहा है कि जो औरतें होती हैं उनके, बड़े नौजवान औरतों के काफी नखरे होते हैं, नखरे वाली होती है। ठीक है। उसके बाद नवे नवे जोबना, नवी नवी जोबना, जोबना मतलब औरतें ही जो नई नई जवान हुई हैं। नवे नवे जोबना थी नवी नवी चाहने, और उनकी नई नई चाहते होती हैं। क्योंकि नखरे बढ़ गए। नखरे असल में चाहत से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। नखरे का मतलब ही चाहत होता है, तो वो जो आप नखरा करते हैं ना, ऑब्वियसली उसके पीछे कोई ना कोई चाहत होती है। ठीक है। तो ये आपका पहला शेर हो गया। थोड़ा सा वो पहले 3 4 लाइनें लिख दिएगा, उसके बाद ये 3 4 लाइनें मैं इसको एक्सप्लेन कर दिएगा थोड़ा सा। तो ये आपका जी एक हेडिंग पूरी। ठीक है। या अगर आप वो वहां से अगर आपको अगली 4 लाइनें नहीं समझ आ रही, तो इसको थोड़ा सा आप पढ़ लें। नौजवानी तो जवानी का वल्दा सफर। ठीक है। किसी महबूब या आशिक नाल प्यार मोहब्बत पीको टुर के सोरे घर जाना ते फिर मियां बीवी वाले रिश्ते विच
बच जान वाली सारी वारदात अहमद राही दियां नज़मां विच बड़े सुचजे, सुचजे मतलब बड़े अच्छे अंदाज ढंग नाल बयान हुई है। सुचजे का मतलब एक ये भी होता है कि अलग अलग सेग्रीगेशन के साथ हर पोर्शन को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन जब किया जाए तो उसको कहते हैं सुचजे ढंग नाल। ठीक है, तो हमारा एक शेयर जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपके पास अपनी ये बुक हो तो ज़्यादा अच्छा होगी, ये गवाही की बुक है। इससे ये है कि आप बड़े आराम से निशान लगा सकते हैं और मीनिंग्स भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आगे आगे चलते हैं। पहला शेर हमारा हो गया। ये जी इस पूरी हेडिंग को गुजार दें। अब हमारी है दूसरी हेडिंग, अपने ओहदा को। अच्छा, अहमद राही ने अपनी आंखों के सामने पाकिस्तान को बनता हुआ देखा। और आपको पता है कि जब पाकिस्तान और इंडिया डिवीजन हुई तो जब इंडिया के मुसलमान पाकिस्तान की तरफ रवाना हुए तो क्या क्या जुल्म उनके ऊपर ढाई गए। ठीक है, और क्या हुआ, औरतों की इज्जत जो है वो लूट ली गई, कितनी औरतें जो है उनको कत्ल कर दिया गया, मर्द कितने मर्दों को कत्ल कर दिया गया, ना किसी औरत का भाई रहा, ना किसी औरत का बेटा रहा। और वो औरत तो खुद भी नहीं ना रही, औरतों को उठा के ले जाते थे। सिखों का बड़ा उस वक्त का आपने सुना होगा कि सिख जो थे वो कौम, उसने बहुत जुल्म ढाए। और औरतों को उठा के लेके जा, कई औरतों ने तो क्या किया, कुएं में खुद जहर पी के छलांग लगा दी। और कईयों ने खुदकुशियां कर ली, सिर्फ इस डर से कि उनकी इज्जत जो है ना वो अब आगे पामाल होनी है। तो इसकी थोड़ी सी तीन चार लाइनें पढ़ लेते हैं। वैसे जो मैंने एक्सप्लेनेशन बताई ये भी लिख दें आप शुरू में तो करती है। ठीक है, ਜਦੋਂ पाकिस्तान बनया उस वेले अहमद राही की उम्र 24 साल थी। 24 साल ਦਾ ਬਾਸ਼ਰ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਜ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਸ਼ਾਹਦੇ ਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਬਾਨਾ ਨਾ ਪਵਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਆਮ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਜਰਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ रत वर्गा कर दिया। रत अभी मैंने पिछले पहले पढ़ाया था लाल, ठीक है, या कलरफुल, लेकिन इसके अंदर उसका मतलब है लाल करना। ठीक है, अच्छा जी, अखरा दा बाना ना पवाए का मतलब है इसके अंदर अमली जामा पहनाना। ठीक है, हसदा वसदा पंजाब किवें मातम कदा बन गया। ये चार लाइनें वो होगी जो आगे शेर से पहले लिखी। अब जी इसके अंदर हम ये पूरा हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर ना दो लाइंस पूरे शेर को एक्सप्लेन नहीं कर रहे। ठीक है, तो आपको ये चार लाइंस याद करनी पड़ेंगी कंसीडरिंग एज अ वन शेर। अच्छा जी, कीवे कत्ता कीवे तुम्मा दर्दा वाली मैयत। कत्ता और तुम्मा ये दोनों जब आप चरखा चला रहे होते हैं ना उस टाइम आपके मतलब कत्ता, अब मैं आपको इस तरह समझ रहा हूँ, जब रुई को वो आप मारते हैं ना, अगर आप कभी लिहाफ में जो रुई डलवाते हैं उसको पहले आप कत्ता और तुम्मा करवाते हैं। ठीक है, आप उसको वो एक मशीनरी के अंदर डालते हैं, वो उसको खोल देती है और फिर उसको पूरा रुई जो चिपकी हुई होती है उसको अलग कर देती है, तो वो ये सारा उसको कत्ता और तुम्मा कहते हैं। अच्छा जी, चरखा कतरा उसको किमें कत्ता किमें तुम्मा, भेड़ की जो बाल होते हैं ना उसको उतारने को कहते हैं। ऑब्वियसली वो रुई और वो वाला सारा तकरीबन सेम ही है। केवे कत्ता केवे तुम्मा दर्दा वाली ये माए। माए, ये वो अपनी उसको माँ को मुखातिब करके कह रही है कि ये काम मैं किस तरह करूं। आज तरंजनी थोड़ियां बिछियां, वो कहता है तरंजनी वही वेड़ा जो जिधर सारे लोग इकट्ठे होते हैं वहां पर आज जब लोग गीत, जो औरतें गीत गाती थी उसकी जगह आज वहां पर मातम, सफे मातम बिछी है। फोड़ियां, फोड़ियां का मतलब सफे मातम बिछी हुई है। चूड़े दे छनकारे, चूड़े दे मतलब चूड़ियों के छनकारे, लुट ले गए वंजारे। वंजारे अब असल में फेरी वाले को ना वंजारी वंजारे कहते हैं। और लेकिन इसके अंदर ये मुराद है कि वो दोस्त मतलब जो आपके उस वक्त दोस्त थे, ठीक है, वही आपके दुश्मन बन गए। ठीक है, वो दोस्त जो आपके दुश्मन बन के उनको अब इसमें कह रहा है वो बंजारे, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था, हिंदू जिनके साथ आप साल साल रह लेते हैं जिन हिंदुओं के साथ, अचानक क्या हुआ जैसे 1947 का इवेंट हुआ तो वो लोग भी आपके खिलाफ हो गए और उन लोगों ने भी एक आपके खिलाफ प्रॉपर मुहिम स्टार्ट कर दी और सबके साथ मिलकर औरतों की इज्जतें लूटना शुरू कर दी और मर्दों को कत्ल करना शुरू कर दिया। तो सफ़े मातम उस हर चीज के लिए सफ़े मातम बिछा हुआ है कि जिसके अंदर किसी माँ का बेटा मर गया या किसी, अब देखे ना वो कहते हैं चूड़े दे छनकारे लुट ले गए बंजा। अब चूड़े दे उस टाइम क्या होता है, चूड़ियां कब टूटती थी तोड़ते थे, ये रवायत थी कि जब आपका शोहर मर जाए। तो लोग औरतों के जब शोहर मर गए, औरतों के जब बेटे मर गए और औरतों के जब भाई मर गए तो फिर वहां पर सफे मातम जो है वो बिछा हुआ था तेरे।
उसके बाद जी आगे चलते हैं, औरतां थी बेहरमती का जिक्र। ये तो ऑब्वियसली ये तरंजनी के अंदर क्योंकि औरतों का जिक्र है ज्यादा, तो आपको औरतों का बेहरमती का जिक्र तो लाजमी नजर आएगा। इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कई औरतों ने क्या किया था। एक तो उनकी बेहरमती हुई भी, और क्या हुआ, औरतों ने खुद भी खुदकुशियां की कितनी ज्यादा। ठीक है, अब इसके अंदर ये एक शेर है जो कि पूरी लाइन को, पूरे उसको एक्सप्लेन कर देता है, पूरे सिनेरियो को। वो कहता है, टूटियां सारियां हद्दां बन्ने, इत्थे सारे हो गए अन्ने। कहता है सारी हदें जो है वो खत्म हो गई यहाँ पर, और जुल्म की ऐसी यलगार जो है ना वो शुरू हुई है कि इधर सारे अन्ने हो गए। अन्ने हो गए से मतलब है कि किसी को नजर ही नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहा है। ठीक है, एक शख्स दूसरा बंदा जो कर रहा है, पहले को नजर ही नहीं आ रहा कि वो गलत कर रहा है। ठीक है, तो आपकी नेकी की आंख जो है ना वो बंद हो गई। ठीक है, आपकी जो रहमत की, आपकी जो रहम दिली की आंख है वो बंद हो गई है, आपकी इंसाफ की आंख बंद हो गई है। और अब आप उसके साथ जो वो लोग थे वो शामिल हो गए, और सारे मिलकर उन्होंने जुल्म ढाना शुरू कर दिया। फिर भी आप कहते तो पढ़ लेते हैं जी। अहमद राही दिया नज़मां विच होना क्यामत खेज मंजरां दा जिक्र चीचा दिखाली ਦਿੰਦਾ है ਜਦੋਂ फसादात ਦੇ दौरान औरतां ਦੀਆਂ इज्जतां ਦੇ जनाजे निकले। ठीक है, यही बात मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। तो आप ज़्यादा मुश्किल पंजाबी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप आसान पंजाबी में भी लिखे, बस पंजाबी सही होनी चाहिए, उर्दू के वर्ड्स ना। उसके भी ये हेडिंग भी हमारी होगी। तो अब हमारे कितने शेर हो चुके हुए हैं? हमारे अब हो गए हुए हैं 3 शेर। उसके बाद आ जाए, हाँ, गम ते विछोड़े दा बयान। ये भी एक बड़ी अच्छी हेडिंग है। अब इसके अंदर हम लोग पहली 4 लाइनें पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसका शेर पढ़ लेते हैं। अहमद राय दी शायरी जज्बात निगारी दा बेहतरीन नमूना है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਫਸਾਦਾਤ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵੈਨ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਹਾੜੇ, ਅਲੜ ਮੁਟਿਆਰ ਦਾ दुख दर्द ਤੇ गम नजर आता है। अब इसके अंदर औरतों का गम ज्यादा फोकस्ड है। ठीक है, अब वो औरतें जो कि फसादात की वजह से थाओ थाए मतलब जगह, हेयर एंड देयर। ठीक है, सो मुख्तलिफ जगह थाओ थाए, हर था, वो कहते हैं ना हर था थे, तो हर जगह पे जो औरतों के साथ जुल्म हो रहे हैं उसकी उन्होंने अक्कासी की है। फसादात विच लुटियां पुटियां कुड़ियां, जो कि फसाद के दरमियान, वो जो पाकिस्तान के 1947 के डिवीजन के दरमियान जो औरतों के साथ ज्यादतियां की गई उसके बारे में। मापियां तो बिछड़ियां दियां दे हाड़े। हाड़े मतलब हाय, हाय जो कहते हैं ना, मुझे तुम्हारी हाय लगेगी, तो ये वो हाड़े जो आप जब फुल गम में होते हैं ना और फिर अपना दर्द बयान करते हैं उसको हाड़े कहते हैं। तो जी जो माँ औरत जो माँ बाप से बिछड़ जाती है, इसके अंदर असल में शादी के वक्त जो माँ बाप की दहलीज से औरत चली जाती है, ये वो है। और दूसरा एक ये था कि उस वक्त पे ये भी होता था कि औरतों को बेच दिया जाता था। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर उन्होंने बयान किया। अल्लड़ मुटियारे का दुख, और जो जवानी के इश्क के मसाइल और मोहब्बत का दुख, दर्द ते गम नजर आता है। वो कुड़ियां जड़ियां अपना सब कुछ लुटा बैठियां सन, पर फिर भी बाबुल ते दूजे भैन भरावां ਲਈ नेक तमन्ना रखदियां सन, ते बाबू लगे उन्हां दी रक्षा ਲਈ इंज। वो कहता है जी, वो लड़कियां जो कि अपना सब कुछ लुटा चुकी थी लेकिन फिर भी अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए एक बड़ा मोहब्बत का जज्बा अपने अंदर रखती थी, उनकी आगे एक्सप्लेनेशन उसने दी हुई। इसके अंदर जी हम अगर पहली 2 लाइंस भी याद कर लेना तो काफी है। तो ये अब हमारे हो जाएंगे 4 शेर। चलिए, मेरे नाल जो हुई हो गई। अब वो औरत कह रही है, लेट अस सपोज ये, इसके पीछे अब कुछ भी कहानी हो सकती है, उस औरत के साथ क्या हुआ, अब वो कुछ भी आप जोड़ सकते हैं। मतलब कि उसके साथ उसके शोहर ने जुल्म किया, या उसकी सास ने जुल्म किया, या उस शादी के बाद उसके ऊपर मुजालिम हुए, या कुछ भी, या उसके साथ उसके बाप ने उसको भेज दिया, कुछ भी किया है हो सकता है इसके पीछे। तो इसकी एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल भी कहीं मौजूद नहीं है। या तो इसके पीछे कोई पूरा बंद होना जिसके अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया। मेरे नाल जो ही हो गई उन किन्नू सुनावा वैन। वो कहता है मेरे साथ जो होना था वो हो गया, अब मैं किसको बताऊं अपनी बात, किसको ये अपने वैन, वैन क्या होता है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे भी। जो किसी की मातम के दौरान जो औरतें ऊंचा ऊंचा बोल के रोती हैं ना, और एक पूरे गाने के अंदाज में रोती है, तो वो उसको वैन कहते हैं। मेरे नाल जो ही हो गई उन किन्नू सुनावा, वो दुखों का कह लो गीत, किसको सुनाओ पे दुखों का गीत, पर एक गल सुन ले बाबला मेरी कलियां वर्गी बहन। वो कहता है, वो कहती है कि बाबुल मेरे बाप, एक बात सुन ले कि मेरी जो है ना बहन,
उसको मैं, वो एक मौजूद है, कम से कम उसका ख्याल रखना। जो मेरे साथ हुआ वो उसके साथ ना होने देना, ना उसके साथ करना। अब ना उसके साथ होने देना, ना उसके साथ करना, ना इन दोनों की एक्सप्लेनेशन मौजूद है। तो आप किसी भी तरह चाहें इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा हमेशा जनरल एक्सप्लेन करना है। डायरेक्ट शेयर को एक्सप्लेन नहीं करना शुरू कर देना। शेयर के अंदर जो कंडीशंस है उसको थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके आपने लिखना है, ठीक है। डायरेक्ट शेयर को नहीं एक्सप्लेन करना शुरू कर देना कि शेयर के अंदर इसने इस तरह का, ये नहीं कहना। आपने कहना है कि पंजाब के अंदर इस तरह की सिचुएशन एग्जिस्ट करती थी, पंजाब के अंदर जो है औरतों के अंदर काफी मुजालिम होते थे, ठीक है। उसके बाद जी आगे चलते हैं। ये जी समाज दा आलमी है, ये पांचवा शेर हम करने लगे हैं जी। ये वाला शेर हम करेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं। अहमद राय बड़ा हसास बारीक भी इंतहा हकीकतन और लफ्ज। अच्छा, ये अब आप इंट्रोडक्शन तारुफ वाली हेडिंग थी ना, ये आप उसके अंदर भी ये बातें लिख सकते हैं। अहमद राय बड़ा हसास, यही बातें बल्कि लिखनी है, बड़ा हसास बारीक भी इंतहा हकीकतन और लफ्जा राय बयान करने वाला शायर है। उन्हें समाज में जेड़ा जेड़ा दुख गम ते ना कदरी वेखी ओनू बड़ी बड़ा गैर जानदारी होकर नज़मा दिता। फसादात ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਉਸੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਆਂ ਸਾਕਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਕੀਆਂ ਸਾਕਾਂ मतलब सगे रिश्ते तक को भुला दिया। और धियां बहना ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਖੂਨੀ ਬੇੜੀਆਂ ਦੀ ਹਵਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਂਜਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਛੜ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ वापस परतन थे ਉਹਨਾਂ ਦੇ अपने सके, या ये बस ठीक है, इतना एक्सप्लेनेशन काफी है, यहाँ तक आप कर लें, इसे बहुत ज्यादा पढ़ लें। अच्छा जी, अब ये उसी, ये फिर पाकिस्तान का जो डिवीजन हुई है उसी के ऊपर शेर है। दे वेखी तू भी ना किते बुला देवी, धक्का दे के दहलीजा तो ला देवी, बड़े मान नाल असी इत्थे आईया बापू। अब जब औरतें या बच्चे, बल्कि औरतें ही इसमें एग्जांपल लेंगे, औरतें जब छोड़कर पाकिस्तान, इंडिया छोड़कर पाकिस्तान आई, तो ये उस कंडीशन को बता रही है कि तू भी ना कितने भुला दे, ठीक है। औरतों उधर की कह लो, जो औरतें उधर थी उनकी तो इज्जतें महफूज थी ही नहीं ना। तो एक तरह से उन औरतों को उधर के लोगों ने भुला दिया, और उन औरतों को उनकी कह लें एक तरह से नेशनैलिटी छीन ली। नेशनैलिटी क्या होती है, वो आपको तहफ्फुज देती है आपकी नेशनैलिटी, कि आपके साथ कोई जुल्म नहीं होगा, आपके साथ जुल्म होगा तो आप अदालतों में जाएंगे। लेकिन उस वक्त कोई निजाम ही नहीं था, ठीक है। तो जो जुल्म होता था, तो इसका मतलब है एक तरह से आपसे उन्होंने औरतों से उनकी नेशनैलिटी छीन ली ना, क्योंकि किसी औरत की इज्जत ही महफूज नहीं। जब आपकी एक मुल्क में इज्जत ही महफूज नहीं, तो उसकी नेशनैलिटी का क्या कर, ठीक है। तो एक तरह से आप कह लो कि उधर की नेशनैलिटी उन्होंने जब बुला दी, तो औरतों ने इधर आके ये इधर के पाकिस्तानियों से ये बात कह रही है, इधर के लोगों से ये बात कह रही है, देखी तू भी ना कितने बुला दी, धक्का दे के दहलीजा तो ला दी। अब क्या किया था उधर की औरतों को, क्या किया था, धक्का देके दहलीज से उतार दिया था, मतलब कि जबरदस्ती उन्हें हिजरत करना पड़ी। क्यों? क्योंकि वहां पर मुसलमान औरतों की फिर इज्जतें महफूज नहीं थी। तो ये एक तरह से फोर्स्ड हिजरत थी, कई औरतें नहीं भी करना चाहती थी लेकिन उन्हें करनी पड़ी क्योंकि वहां पर महफूज नहीं थी चीज। बड़ी मान अलसी थे आई बाबुला, कहते हैं हम बड़े मान के साथ हम पाकिस्तान जो है ना, इसको मुल्क को अपना मुल्क समझ के इधर अब आए हैं। क्योंकि अब जिन औरतों ने औरतों की इज्जतें लूटते हुए देखा है, उनकी इस तरह की, जब आप इस सिनेरियो से सोचेंगे ना, तो ये बड़ा ही एक इंटेंस शेर है कि बड़ी मान ना लसीयत थी आई हैं, मतलब अपनी इज्जतें अपने हाथ पर रख के इधर लेकर आई हैं बगैर। कई तो औरतें पहुंचते पहुंचते उनके सारे मर्द मार के, और सिर्फ औरतें पहुंची। तो अब तो वो तो फिर आप देखे ना, वो औरत अपनी इज्जत हाथ पे रख के लेके जा रही है, अकेली औरत, एक नया मुल्क, ना पैसे, ना कपड़ा, ना कोई मकान। तो ये सारा जो है ना कंडीशन काफी इंटेंस है जब आप इसको सोचते हैं। अच्छा जी, इसको भी छोड़ दें। आगे जी, लोक किस्सा दस्तिया इस्तारा। इस्तारा क्या होता है? ये एक अलामती कह लें, निज़ाम कह लें इसको, या आप कह लें कि इस्तारा आप किसी और वर्ड को यूज करके किसी और वर्ड को एक्सप्लेन करें। जैसे आप कहते हैं ना, ओ देखो, जैसे अपने बच्चों को कहते हैं ये मेरा शेर है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो जानवर है, उसकी चार टांगे एक पूंछल है, ठीक है। तो उसका मतलब है कि इसके अंदर शेर वाली कैपेबिलिटीज है। तो आपने शेर को क्या किया, इस्तारा यूज किया, ठीक है। सो ये भी, अब लोक किस्सियां तक इस्तारा का मतलब है कि लोक किस्सों को इस्तेमाल करना आजकल की हालात को एक्सप्लेन करने में, ठीक है। उस वक्त के हालात क्या थे, डिवीजन ऑफ पाकिस्तान थी, जुल्म वो जबर हो रहे थे हर जगह पे, तो उसको एक्सप्लेन किया। अच्छा, इसको अब मैंने पूरी को कह लें,
अगर आप इतनी सारी को तो आप ऑब्वियसली नहीं याद करेंगे, तो मैंने सेलेक्ट किया एक पोर्शन जो आपने याद करना है। सबसे पहले थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पढ़ लें। अहमद राई, एक मिनट मैं अपनी एक्सप्लेनेशन खोल। अहमद राय दी सारी शायरी विच लोक रवायत का ढेर असर विखाली दिंदा है। विखाली मतलब दिखाई देता है। ਉਹਨਾਂ ਲੁੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਠੁਕਰਾਈ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ मिर्जा साहिबान के किस्से विचों बहादुरी का सतारा लेके गल की। अच्छा जी, मिर्जा साहिबान पे अभी तक मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन जब मैं वो वीडियो बनाऊंगा तो आपका मिर्जा साहिबान, हीर रांझा और ये सारे कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो जब भी मैं बनाऊं तब आप लाजमी इन सारे को देखिए। अच्छा, इसके अंदर उसने मिर्जा साहिबान का किस्सा जो है वो उसको कह लें इस्तेमाल किया। वो मिर्जा साहिबान का किस्सा मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो वो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह जल्द 5 से 10 दिन के अंदर मैं मिर्जा साहिबान के जो है ना जब भी बनाऊंगा तो मैं इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिर्जा साहिबान का किस्सा, हीर रांझा का किस्सा, ये सारे किस्से बड़े इंपॉर्टेंट है जब आप लोग किस्सों की बात करते हैं। अच्छा, इसके अंदर आ जाए, मैंने एक चूज किया जिसके अंदर वो कहता है ये वाला। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये कहता है जे तू मिर्जा हिंदू रांझिया, हिंदू मतलब अगर तू मिर्जा होते रांझिया, वे मैं खोरे की कुछ कर दी, तो फिर मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ करती। अब इसको फिलहाल तो ऐसे ही याद कर लें, लेकिन इसके पीछे बात क्या है, वो एक पूरी कहानी है जिसकी वजह से रांझा और जो मिर्जा साहिबान है इनके किस्से में एक मेजर फर्क है, वो इंशाल्लाह हम अगली में बात करें। लेकिन फिलहाल एक शेर जो है वो बगैर एक्सप्लेनेशन के याद कर लें, या मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो वो मैं इसके साथ एक्सप्लेनेशन अटैच कर दूँ नीचे लिंक पे। उसके बाद जी अगला शेर, लास्ट जी रवानी तसलसल वाली हेडिंग कर लेते हैं। ठीक है। अहमद राय दी निज़्मा विच गज़ब दी रवानी ते तसलसल है। नज़म दे सारे मिसरे एक दूजे नाल घेरियां वांगू जुड़े हुए ने, वो घेरिया उसने खुद ही एक्सप्लेनेशन दी जंजीर की तरह। कोलो करार नज़म का मौजू भावे। अच्छा जी, ये अगर आप इसके अंदर ये इतना कर लेना तो आपका ये भी कह लें एक पूरा शेर कंसिडर होगा। अब लेट अस सपोज जब आपने 4 4 5 5 लाइनों वाले शेर याद किए तो आप 7 के बजाय 6 भी कर लेना तो भी काफी होते हैं, क्योंकि आपकी पेज की क्वांटिटी भी तो बढ़ जाती है ना। तो ये शेर पढ़ लेते हैं। तू नहीं मुड़दा, तू नहीं टलदा, तू नहीं सुनदा, ले फिर हथ वधिया। अब ये मोहब्बत की एक्सप्लेनेशन है एक तरह से, लेकिन हमने इसके अंदर जो हमारी हेडिंग का मेन पर्पज है वो है रवानी तसलसल। तो टोटल आपकी मेरे ख्याल से 7 हेडिंग्स हो गई हैं। और उसके बाद आप ज़बानो बयान देखें, एक हेडिंग है सिर्फ सिर्फ जिसके अंदर शेर नहीं है, लेकिन ये हेडिंग भी आप लिख दिएगा। 4 5 लाइन में इसको एक्सप्लेन कर दिएगा और फिर मुफ्ती गल आ जाएगी आपकी। तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जिस तरह मैंने बताया, सिर्फ इतना याद कर लें, इतने शेर लिख दें, आपके 90% मार्क्स इंशाल्लाह आ जाएंगे। 90% भी, 80% तो इस क्वेश्चन, 85 से परसेंट तक आप इस क्वेश्चन में मार्क्स आ जाए। ठीक है। सो इंशाल्लाह अगले भी सारे क्वेश्चन को हम इसी तरह तैयार करेंगे। ठीक है, और इसी तरह अटेम्प्ट करेंगे।